पटना, जिसे बिहार के लाखों छात्र अपनी उम्मीदों का केंद्र मानते हैं, जनवरी 2026 की सर्द रात में एक ऐसी घटना घटी जिसने शासन प्रशासन की पूरी व्यवस्था पर ऐसा दाग लगाया जो शायद ही कभी मिट सकेगा। ये कहानी है जहानाबाद की एक 18 साल की स्टूडेंट की, जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल आई थी। लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ, उसने बिहार की राजधानी पटना को क्राइम कैपिटल के पुराने डर में वापस ढकेल दिया। इस स्टोरी में हम इस केस के तह तक जाएंगे, विक्टिम के बैकग्राउंड से लेकर इस केस के करंट स्टेटस और पटना में हॉस्टल के काले सच तक, जिसे अक्सर रद्दी के ढेर में फेंक दिया जाता है। Welcome to my YouTube channel. I am Pankaj and you are watching Beyond the True Crime. बिहार का जहानाबाद जिला अक्सर अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, लेकिन वहाँ के मिडिल क्लास फैमिली के लिए गौरव की सबसे बड़ी बात उनके बच्चों की शिक्षा है। और कुछ ऐसे ही मिडिल क्लास फैमिली से विक्टिम ताल्लुक रखती थी। उसके पिता ने अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा उसकी पढ़ाई पर इन्वेस्ट किया, ताकि वो एक दिन नीट क्लियर करके डॉक्टर बन सके। विक्टिम के परिवार में उसके माता पिता के अलावा उसका एक भाई भी है। उसका पूरा परिवार उसके लिए सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव था। यही रीजन है कि उसके पेरेंट्स ने उसे पटना के प्रसिद्ध कोचिंग हब एरिया चित्रकूट नगर के एक शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रखा था। विक्टिम पटना में लगभग 2.5 साल से रह रही थी और वो अपनी प्रिपरेशन को लेकर काफी सीरियस थी। फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंग विक्टिम एक सरल स्वभाव की लड़की थी और उसका पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंद्रित होता था। वो केवल छुट्टियों में ही अपने घर जाती थी और वापस आकर अपनी पढ़ाई में लग जाती थी। वो एक ऐसी स्टूडेंट थी जो अपने पेरेंट्स के संघर्षों को समझती थी और उन्हें गौरवान्वित करने की चाह रखती थी। उसके परिवार वालों ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस हॉस्टल को वो एक सेफ जोन समझते हैं, वो हॉस्टल ही उनकी बेटी के जीवन का काल बन जाएगा। घटना की शुरुआत 5 जनवरी 2026 को हुई, जब वो अपनी छुट्टियां बिताकर वापस लौटी थी। उस दिन वो दोपहर के लगभग 3:20 पर हॉस्टल पहुंची और शाम को 5 बजे उसने अपनी मां को कॉल करके अपने सुरक्षित पहुंचने की सूचना दी। उस समय तक सब कुछ ठीक था। दोबारा उसने रात को 9 बजे अपनी मां को फिर से फोन किया और अपने रात के खाने के बारे में अपनी मां को बताया। लेकिन यहीं से कहानी में सस्पेंस और कॉन्ट्रडिक्शन शुरू होते हैं। जहां बेटी ने अपनी मां को फोन पर बताया था कि उसने रात का खाना खा लिया है, वहीं हॉस्टल की एक कर्मचारी नीतू ने यह दावा किया कि उस रात उस विक्टिम ने कुछ खाया ही नहीं था। विक्टिम की मां का कहना है कि बेटी कभी झूठ नहीं बोलती थी, खासकर अपने खाने के मामले में। तो फिर हॉस्टल स्टाफ के बयान में यह डिफरेंस क्यों था? क्या उस रात उस हॉस्टल में कुछ ऐसा हुआ जिसे हॉस्टल का स्टाफ छुपाने की कोशिश कर रहा था? अगली सुबह वो अपने कमरे में बेहोश पाई गई। हॉस्टल स्टाफ का यह दावा था कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। वहीं उसके फैमिली मेंबर ये क्लेम कर रहे थे कि उनको उसकी सूचना देर से मिली। उसे आनन फानन में एक निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो कई दिनों तक कोमा में रही और फाइनली 11 जनवरी 2026 को जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल पटना में उसकी मौत हो गई। ये सवाल इस मामले की गंभीरता को और बढ़ा देता है कि क्या उसे इस घटना या ऐसी किसी घटना की आशंका थी? विक्टिम की मां के अकॉर्डिंग उसने कभी भी अपनी मां से बातचीत में कोचिंग या किसी थर्ड पर्सन की कभी कोई शिकायत नहीं की थी। वो अपनी मां से अपनी हर छोटी बड़ी बातें शेयर करती थी। दिलचस्प बात यह है कि उसकी मां अक्सर उससे मिलने उस हॉस्टल आया करती थी और कई बार 4-5 दिनों के लिए उसके साथ उस हॉस्टल में रुकती थी। मां का कहना है कि उन्होंने वहां खुद कभी कुछ संदिग्ध नहीं देखा था। विक्टिम ऑलरेडी मानसिक तौर पर काफी स्ट्रांग थी, इसलिए सेल्फ हार्म टेंडेंसीज होने की कोई संभावना नहीं है। वो अपनी लाइफ में काफी खुश थी और अपने सपनों की तरफ बढ़ रही थी। शुरुआत में पटना पुलिस ने इस पूरे मामले को एक सुसाइड केस घोषित करने की कोशिश की। पुलिस ने ये बयान दिया था कि विक्टिम ने काफी मात्रा में नींद की गोलियां खाई थी और वो कुछ दिन से टाइफाइड से भी ग्रसित थी।
लेकिन 12 जनवरी 2026 को पटना मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की इस पूरी थ्योरी को नकार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विक्टिम के शरीर पर नाखून के निशान और हिंसा के स्पष्ट संकेत थे। रिपोर्ट में ये उल्लेख किया गया था कि विक्टिम ने अपने बचाव के लिए कड़ा संघर्ष किया था। विक्टिम के प्राइवेट पार्ट्स में गंभीर चोटें पाई गईं, जो इस बात का संकेत है कि उसके साथ काफी शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया था। मौत का कारण गला घोटना या दम घुटना बताया गया, जो एक सोची समझी साजिश या हत्या की ओर इशारा करता है। इस केस में बड़ा मोड़ तब आया जब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज ने विक्टिम के कपड़ों की जांच की। 25 जनवरी 2026 को जारी प्रेस नोट में पटना के एसएसपी ने इस बात की पुष्टि की कि विक्टिम के कपड़ों पर सीमन के दाग पाए गए। ये सच इस बात का प्रमाण था कि घटना के समय वहां कोई तीसरा मौजूद था और ये मामला बीमारी या किसी आत्महत्या का बिल्कुल नहीं था। इस मामले में पुलिस की शुरुआती शिथिलता के कारण लोगों में काफी आक्रोश फैल गया। लोगों ने पटना की सड़कों पर इस मामले को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन किया, जिससे सरकार दबाव में आई और सरकार को काफी कड़े कदम उठाने पड़े। 16 जनवरी 2026 को गवर्नमेंट ने एक एसआईटी का गठन किया, जिसके नेतृत्व की जिम्मेदारी एक आईजी स्तर के ऑफिसर को दिया गया। एसआईटी की शुरुआती जांच में पुलिस की गंभीर लापरवाही सामने आई। इसके परिणाम स्वरूप कदम कुआं थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी हेमंत झा और चित्रगुप्त नगर के थाना प्रभारी रोशनी कुमारी को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया। एसआईटी ने उस हॉस्टल के मालिक को भी गिरफ्तार किया और साथ में 25 लोग और गिरफ्तार किए गए, जिनके सैंपल लिए गए ताकि विक्टिम के कपड़े पर मिले सीमन के दाग से उनका मिलान किया जा सके। एसआईटी ने जांच के दौरान हॉस्टल मालिक को भी गिरफ्तार किया। साथ ही 25 लोगों के ब्लड सैंपल कलेक्ट किए गए ताकि विक्टिम के कपड़े पर मिले सीमन के दाग से उनके डीएनए टेस्ट किए जा सके। हालांकि परिवार वालों ने यह दावा किया कि हॉस्टल के पूर्व ऑपरेटर को बिना किसी पूछताछ के ही छोड़ दिया गया, जो इस केस की निष्पक्षता पर गहरा सवाल है। विपक्ष के बढ़ते दबाव और परिवार वालों की मांग के बाद 31 जनवरी को बिहार सरकार ने इस केस की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपने की पेशकश की। सीबीआई ने 12 फरवरी 2026 को इस मामले में एफआईआर दर्ज किया और इस केस की जांच की जिम्मेदारी एएसपी पवन कुमार श्रीवास्तव को सौंपी गई। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया की बात करें तो सीबीआई ने हॉस्टल की बारीकी से फिर से पुनरीक्षण किया। उसने परिवार वालों से पूछताछ किया और मेडिकल रिपोर्ट की समीक्षा के साथ साथ डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किए। इस केस की जांच के बीच में ही 14 और 17 फरवरी को विक्टिम के परिवार वालों को धमकी भरे पत्र मिले। लेटर्स में विक्टिम के भाई को जान से मारने की धमकी दी गई, जिससे विक्टिम के परिवार वालों में एक दहशत का माहौल है। स्थानीय पुलिस ने उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन विक्टिम के फादर का कहना है कि वो अभी भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस दर्दनाक घटना के बाद बिहार सरकार ने राज्य के सभी गर्ल्स हॉस्टल्स के लिए सख्त सुरक्षा नियम जारी किए हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने अभया ब्रिगेड और वुमेन हेल्प डेस्क को नियमित रूप से गर्ल्स हॉस्टल के निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। पटना का ये केस सिर्फ एक मौत का मामला नहीं, बल्कि एक भरोसे के टूटने की कहानी है जो हजारों माता पिता इस शहर पर करते थे। विक्टिम को शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि जिस हॉस्टल को वो अपना दूसरा घर समझती थी, उसके सुरक्षा की दीवारें इतनी कमजोर होंगी। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये साफ हो गया कि विक्टिम के साथ जो कुछ हुआ वो एक जघन्य अपराध था और इस जघन्य अपराध को तंत्र ने दबाने की भरपूर कोशिश की।